अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने लायोविली थ्योरम जो है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट करके देखा था सारा। आज हमने जो है वो डिफरेंट इंसैम्बल्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो यहाँ पर 3 किस्म के इंसैम्बल्स होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जिनको हमने स्टडी करना है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्बल, नंबर 2 के ऊपर कैनोनिकल इंसैम्बल, और नंबर 3 के ऊपर ग्रैंड कैनोनिकल इंसैम्बल। तो ये तीनों सुबह दोपहर शाम आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए। सुबह भी इनका विर्द, दोपहर को भी और रात को भी, क्योंकि ये पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सारी इसके ऊपर बेस कर रही है। बल्कि ये हर जगह आगे जाके फिजिक्स की फील्ड्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल सैम्बल, कैनोनिकल सैम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल सैम्बल। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी किस्म के सैम्बल होते हैं और आपको ना पता हो तो फिर आपने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आपको कोई पता नहीं है अगर ये 3 इंसैम्बलों का आपको नहीं पता। क्योंकि अब हमने आगे जाके चाहे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होगी या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होगी, उसके अंदर यही बार बार जो है इनको ही स्टडी करना, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इसमें एन वी ई फिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एन वी टी फिक्स्ड होते हैं और इसके अंदर वी टी और म्यू फिक्स्ड होते हैं। तो एन यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। वी वॉल्यूम, ई एनर्जी, टी टेम्परेचर और म्यू केमिकल पोटेंशियल। ये ऊपर वाली चीजें तो आप जानते हैं। ये म्यू जरा कोई इसका पहले भी नाम सुना हुआ केमिकल पोटेंशियल का? किस जगह पे सुना हुआ है? दानिश ने सुना हुआ है, उसमें था केमिकल पोटेंशियल 9th क्लास की केमिस्ट्री में। क्या केमिकल? हाँ बताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? एक बार घबरा जाते मैं खाऊंगा नहीं। अच्छा, और भी कोई मुझे बता रहा था, ठीक है चलो तुम्हारा मौकफ मैंने सुन लिया। और किसी का मौकफ को पेश करेगा अपना? किसके लिए?
आप इसको ज़रा कोशिश करें फिज़िक्स की रूह से डिफ़ाइन करने की। देखो ना, हम ये टर्म जो है इसको फिज़िक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर नहीं इसको यूज़ कर रहे। ठीक है, तो पहले तो बात आप केमिकल को हटा दें, ठीक है, आप पोटेंशियल की बात करें सिर्फ। यार सुबह नहीं तो मुझे डरा देते हैं यार, जरा आराम से बात किया तो मेरा ट्रा निकल जाता है। हाँ अब बताओ, आराम से ज़रा बताना। हाँ 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 बताओ बताओ। हाँ ठीक है, ये सारे बातें, लेकिन यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल जो है ना उसका ये मतलब नहीं है। केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर एक्चुअली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना उनके साथ रिलेटेड है, कि किसी जगह पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जिस जगह पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो उसके पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेगा, वो उसका केमिकल पोटेंशियल होगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, ये उठ के यहाँ से उधर चले जाते हैं या वहाँ से उठ के पार्टिकल्स जो हैं वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म जो होती है इसको हम, यानी कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स जो है एक जगह से, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पोटेंशियल पैदा होता है ना। तो ये भी है कि पार्टिकल्स की जो एक्सचेंज है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या दूसरी। अब यहां पर कितना केमिकल पोटेंशियल है और इस जगह पर कितना केमिकल पोटेंशियल है, समझ आ रही है बात? ठीक है, इधर कितने पार्टिकल हैं और उनका कितना पोटेंशियल है, इस जगह पर कितने पार्टिकल हैं और उनका कितना पोटेंशियल है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल। इसको हम केमिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं। और ये क्योंकि जब आप एंसेम्बल्स को स्टडी करते हैं तो वहां पर हमने एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उसको भी देखना होता है। तो जब हम एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो केमिकल पोटेंशियल को यूज करना पड़ता है। अब आइए बात समझो, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। जी होता है केमिकल, तो हमने तो इसको फिजिक्स की जुबान में देखा ना, केमिस्ट्री में तो नहीं हमने इसको देखना। अच्छा खैर, अब हमने ये तीनों जो एंसेम्बल्स हैं इनको वन बाय वन करके जो है ना वो स्टडी करना है। तो पहले हम देखते हैं नंबर 1 के ऊपर माइक्रो कैनोनिकल असेंबल। अब इन तीनों में वहां पर मैंने लिख दिया हुआ कि NVE फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम को जिसमें कि एनर्जी की एक्सचेंज होती है विद एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी की एक्सचेंज होती है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। इट डिस्क्राइब्स an isolated system in which there is exchange of energy with environment। यानी कि सराउंडिंग्स के साथ। अब जो माइक्रो कैनोनिकल डिस्क्रिप्शन होती है इसमें हमारे पास एनर्जी फिक्स होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर इसके अंदर NVE। लेकिन जो एनर्जी है इट कैन एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट। ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब माइक्रो कैनोनिकल असेंबल है तो पक्का रट्टा होना चाहिए कि NVE फिक्स हैं लेकिन एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि पार्टिकल्स अपनी एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जो माइक्रो कैनोनिकल असेंबल है इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि P ऑफ E जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज
कांस्टेंट, क्योंकि आपने इसको फिक्स किया हुआ है, किसी एनर्जी फॉर एनर्जी ई और प्लस डेल्टा ई के लिए, और P ऑफ E जो है ये 0 है, बिकॉज E इज कांस्टेंट आउटसाइड द रीजन। इसका मतलब यह है कि E कांस्टेंट है आउटसाइड द रीजन। इट मीन्स के जो अब आउटसाइड द रीजन क्या है, आउटसाइड द रीजन एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, और वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा है, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। तो जब एनर्जी को एक्सचेंज करेगा तो E प्लस डेल्टा ई एनर्जी एक्सचेंज होगी, लेकिन ये जो चेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये कांस्टेंट है। तो आउटसाइड के ऊपर वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है फिर वो किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी। वो यानी कि उसी सिस्टम के बाउंड्री के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। अब सिस्टम एक्सटेंड हो गया, पहले आइसोलेटेड सिस्टम था, फिर जब उसने एनवायरनमेंट के साथ किया तो आपको पता है कि हम सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उसकी बाउंड्रीज जो हैं उनको लगा सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम एक्सटेंड हो गया, अब उस जो एक्सटेंड सिस्टम हो गया उसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट, एनर्जी के अंदर चेंज है वो नहीं आ रही। तो जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, मैं ये फिगर बनाता हूं, ये देखें कि ये कोई एंसेंबल है, ठीक है। और अब मैं बनाता हूं इसका Q और P में ग्राफ, जरा कोऑर्डिनेट्स Q एंड P, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप देखें कि यहां पर ये E है और ये E प्लस डेल्टा E है। अब ये जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है इसको हमने अरेंज किया हुआ है विद कांस्टेंट डेंसिटी इन द रीजन ऑफ फेज स्पेस एक्सेसिबल टू द सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, ये फेज स्पेस, इस फेज स्पेस के अंदर आपने इसको अरेंज किया हुआ है और इसकी कांस्टेंट डेंसिटी है। तो जो एक्सेसिबल रीजन है फेज स्पेस का वॉल्यूम के अंदर, उसके अंदर जो एनर्जी है एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब है कि जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिस रीजन के बारे में, उसकी एनर्जी जो है वो डेल्टा ई है एट ई। तो हर पॉइंट जो है एक्सेसिबल रीजन के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टम को विथ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि सिस्टम है पूरा, उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, यानी कि उसकी वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, ये सारी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है किसी टाइम t पर ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोमेंटम और 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आपके मोमेंटम के हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पोजीशन के हैं। तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं
ये क्या कर रहे हैं, अब जारी बात है वो इंसेंबल है, उस इंसेंबल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर जो है ये एक एग्जांपल है कि जो ये माइक्रोकैनोनिकल सैंपल आपको पता लग गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है कि डिस्कस द एनालिटिकल नेचर ऑफ पी क्यू कामा टी, ठीक है। एग्जांपल है कि ये पी क्यू कामा टी की एनालिटिकल नेचर जो है उसको डिस्कस करें फॉर माइक्रोकैनोनिकल असेंबल रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम ऑफ टू फ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, जो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिस्टम को जिसके अंदर दो फ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन ऑन ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ l वेयर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज E। यहाँ पर एनर्जी जो है वो किसी सिस्टम की E है, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसकी एनालिटिकल नेचर को आपने किसी माइक्रोकैनोनिकल इंसेंबल के लिए डिस्कस करना है, ठीक है। तो एनालिटिकल का मतलब होता है कि उसका मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स करके उसको ड्राइव करना पड़ेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फिर हम सपोज करें कि जो फोर्स फेस स्पेस है हैज फोर कोऑर्डिनेट्स, फेज स्पेस हैज फोर कोऑर्डिनेट्स, जो फेस स्पेस है उसके चार कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 P1 P2, यानी कि दो पोजीशन के और दो मोमेंटम के। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्सेसिबल हैं एक स्क्वायर ऑफ लेंथ L में, वो मैं स्क्वायर बनाता हूं यहां पर जिसके अंदर ये एक्सेसिबल है। ठीक है जी, ये एक स्क्वायर है यहां पर जिसकी लेंथ L है, ठीक है। यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है और ये कोई A इसकी विड्थ है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल 1 की प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 दैट इज इक्वल टू E, द टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी 1 की हो जाएगी P² 1 ओवर 2m प्लस P² 2 ओवर 2m इज इक्वल टू E। तो 2m उस तरफ ले जाएं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर 2me। अब जो आपके पास एक्सेसिबल रीजन है इस फेस स्पेस का, ये एक थिन सर्कुलर रिंग है रेडियस 2me का, उसके अंदर है। वो हम रिंग बनाते हैं पहले उसको, ये देखें ये एक रिंग है, ठीक है। इसको इधर ले जाएं और ये हो जाएगा P2 और इसको इधर ले जाएं ये P1, ठीक है। और यहाँ से ये इसका रेडियस है 2me अंडर रूट। ये एक सर्कुलर
रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेसिबल रीजन है पी यानी कि फेस स्पेस के अंदर, उसका रेडियस, यानी कि आपने उस फेस स्पेस को एक रिंग की फॉर्म में क्या किया, कन्फाइन कर दिया, और उसका रेडियस जो है वो 2m अंडर रूट के बराबर है। तो p जो है वो कांस्टेंट है विद इन द रिंग p, यानी कि मोमेंटम इज कांस्टेंट विद इन द रिंग। p जो है वो रिंग के अंदर कांस्टेंट है, और जो एनर्जी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन डेल्टा ई द विड्थ ऑफ द रिंग, यानी कि ये क्या है, डेल्टा ई। व्हाट इज दिस? दिस इज द विड्थ ऑफ द रिंग, ये रिंग की विड्थ है किसी मोमेंटम स्पेस के अंदर। तो अब मैं विड्थ को लिख सकता हूं कि विड्थ जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m ई प्लस डेल्टा ई माइनस 2m ई का अंडर रूट। तो इसको आप लिख लें कि 2m ई प्लस डेल्टा ई की पावर 1/2 माइनस 2m ई की पावर 1/2। अब यहां से 2m को कॉमन निकाल लें, 1/2 ई प्लस डेल्टा ई 1/2 माइनस 2m ई की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 2m ई अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा ई ओवर ई, ये ई को भी यहां से कॉमन निकाल लिया, तो माइनस 2m ई की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 2m ई, यहां से कॉमन निकल आया, इंटू 1 प्लस डेल्टा ई ओवर ई 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर अगर आप बायनॉमियल थ्योरम यूज करें और बायनॉमियल थ्योरम यूज करके इसको ओपन कर दें, तो विड्थ आपके पास आ जाएगी 2m ई 1 प्लस डेल्टा ई ओवर 2e अप टू सो ऑन माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा विड्थ इज इक्वल टू 2m ई 1 प्लस डेल्टा ई ओवर 2e माइनस 1। ये माइनस वन से कट गया, तो विड्थ जो है ये आ जाएगी 2m ई अंडर रूट डेल्टा ई ओवर 2e। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो m ओवर 2e की पावर 1/2 डेल्टा ई। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि गैमा जो है, यानी कि जो फेस स्पेस है, वो एक 4 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, क्या वो एक 4 डायमेंशनल स्पेस है। अगर इन दोनों फिगर्स को ए और बी, इसको कह लें फिगर ए और इसको कह लें बी। ठीक है, फिगर ए और बी को अगर कंबाइन करें तो गैमा क्या है, ये एक 4 डायमेंशनल
स्पेस है। क्यों ये 4 डायमेंशनल स्पेस है? क्योंकि इसके अंदर दो दो आप यूज कर रहे हैं, P1 P2 और Q1 और Q2। तो ये विड्थ हमने इसकी निकाल ली है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहीं पर एंड, फिर अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं आई विल डिस्कस द एंट्रोपी।